एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियों की भी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का कहर जारी है और इसरो जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और नई छलांग लगाने जा रहा है। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता भी, लेकिन शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की चेतावनी। अनेक राज्यों में आज घने कोहरे का भी अलर्ट। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान की वजह से ट्रेनें और सड़क यातायात प्रभावित। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। व्यापारी संगठनों ने बनाई दूरी। इसरो के स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग आज। अंतरिक्ष में डॉकिंग परीक्षण करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। 100 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। क्रिकेट में मेलबर्न टेस्ट के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 340 रन का दिया लक्ष्य। दूसरी पारी में भारत को शुरुआती झटके। तो बात करते हैं ठंड की। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई एक हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ एक इलाकों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ एक इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल यानी कि बुधवार को इन सभी राज्यों में शीतलहर चलेगी। तापमान में काफी गिरावट रहेगी और अगले 3 दिन यानी कि नए साल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कुछ एक हिस्सों में देर रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत घने कोहरे की भी संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है और इसके चलते अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। कश्मीर में मौसम की सबसे भारी बर्फबारी के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। बनिहाल और बारामूला के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। श्रीनगर से हवाई यातायात ठप हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। औली, हेमकुंड साहिब और चोपता जैसे लोकप्रिय स्थल जो हैं वो बर्फ से ढक गए हैं। बद्रीनाथ और जोशी मठ नीति मार्ग सहित प्रमुख राजमार्ग बाधित बताए जा रहे हैं, जिससे संपर्क प्रभावित हुआ है। बारिश ने कर्णप्रयाग, थराली और नारायण बाग क्षेत्रों के कई गांवों में बिजली बाधित करके समस्याएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिल्ली में बादल छाए रहे और ठंड का मौसम रहा है और आज भी दिल्ली और एनसीआर की बात की जाए तो यहां पर बादल छाए रहेंगे। आज भी शीतलहर भी चलेगी और इसके चलते तापमान में और ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे 15.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि बारिश के कारण न्यूनतम तापमान असामान्य रूप से 12.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले दिनों दिल्ली में 24 घंटों के भीतर 41.2 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1923 के बाद से दिसंबर में एक दिन में हुई ये सबसे अधिक बारिश है। तो वहीं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिले के लिए आज शाम 5 बजे तक के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमस्खलन के ऑरेंज अलर्ट का लेवल 3 जारी कर दिया है और इस चेतावनी के बाद चमोली जिलाधिकारी ने इलाके में रह रहे लोगों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चमोली जिले के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बर्फबारी यहां पर हुई है, जबकि जो निचले इलाके हैं उनमें हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया है कि कल बद्रीनाथ में कई दिनों के बाद सूरज निकला, लेकिन मंदिर में 1.5 फुट बर्फ जमी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है और शिमला से हमारी सहयोगी प्रियंका गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, अभी अगर स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है, कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित हो रहा है और लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल शैला, हिमाचल की अगर बात करें तो पिछले दिन जिस तरह से बर्फबारी हुई थी उसके बाद लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। मैदानी इलाकों की बात करें, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा इतना ज्यादा है, सुबह और शाम के समय की विजिबिलिटी जो है वो शून्य के बराबर है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो आवाजाही ठप है। करीब 200 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो अभी भी बाधित है और 3 नेशनल हाईवेज वो भी बाधित है। हालांकि पिछले कल 250 के करीब जो सड़कें हैं उनको बहाल कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम जो कोशिशें जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैवी स्नोफॉल की वजह से सड़कें जो है वो जम गई है। ब्लैक आइसिंग की समस्या से पर्यटकों को भी जूझना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को भी जूझना पड़ रहा है। पानी जमने लगा है। बात पेयजल समस्याओं जो लोगों को आ रही है और करीब करीब 118 ट्रांसफार्मर जो है वो भी बंद है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति भी काफी क्षेत्रों में बाधित है। और क्योंकि नया साल है, हिमाचल प्रदेश में पर्यटक काफी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। करीब पिछले 3 अगर दिनों की बात करें तो करीब 60,000 के से भी ज्यादा पर्यटक अकेले शिमला शहर के अंदर पहुंचा है। तो प्रशासन को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं और खासतौर पर बर्फबारी की अगर बात करें तो उसकी वजह से पर्यटक भी काफी जगहों पर फंसे हुए हैं। हालांकि जो पर्यटक है उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन अगर पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है या बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है कि पर्यटकों के लिहाज से और जो आमजन है उनके लिहाज से जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जा सके? शैला, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि करीब 268 जो मशीनरी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से डिप्लॉय की गई है पूरे प्रदेश में, खासतौर के लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मनाली, शिमला जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है, ताकि जल्द से जल्द जो है सड़कें बहाल की जाए और जो ट्रांसफार्मर ठप है और जो पेयजल की समस्या है उसको लेकर भी तमाम कोशिशें की जा रही है। 2 ब्लोअर जो है, स्नो ब्लोअर, वो तैनात किए गए हैं प्रदेश में। प्रशासन का कहना है कि आज शाम तक कोशिश ये रहेगी कि तमाम जो सड़कें हैं और जो ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हैं और पेयजल जो समस्या है उसको बहाल कर दिया जाए, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि फिलहाल जो रिमोट एरियाज है खास तौर पर वहां तक नहीं पहुंचा है प्रशासन का कोई भी डोजर, कोई भी मशीनरी, क्योंकि काफी मुश्किलें प्रशासन को भी आ रही है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि बर्फ है तो दिक्कतें आएंगी और नेचुरल जो है समय जो है वो लगना भी वाजिब है। शैला, बिल्कुल, कई इलाकों में जो है घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया और कई इलाकों में शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने को कहा जा रहा है और कब तक ऐसा लगता है कि वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, कब सामान्य होने की स्थिति होगी? चला, हिमाचल में हालात ये है कि करीब करीब 6 ऐसे शहर है जहां पर तापमान जो है वो माइनस में चल रहा है। शीतलहर का प्रकोप बहुत ज्यादा है, पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा है और जो सामान्य तापमान रहता है उससे करीब 6 डिग्री नीचे का तापमान प्रदेश में चल रहा है। और प्रशासन की तरफ से लोगों से बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है, पर्यटकों को भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि घरों में ही रहें और जो होटल्स में हैं वो होटल्स में रहें। चला, आपको बता दें कि पिछले कल कुछ एक पर्यटक जो है वो किन्नौर के छितकुल में फंसे हैं। 50 के करीब के पर्यटक है, हालांकि वो होटल के अंदर है, सुरक्षित है। और
प्रशासन का एडवाइजरी जो है वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार हर रोज जारी कर रहा है कि लोग घरों के अंदर रहें, कोशिश करें कि ज़रूरी या कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है तभी घरों से बाहर निकलें। पर्यटकों से भी, हालाँकि नया साल है, पर्यटकों का आना भी लाज़मी है और पर्यटक जो है वो मज़े करने के लिए पहुँचते हैं प्रदेश। तस्वीरें भी जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं कि काफ़ी दिक्कतें जो है वो लोगों को आ रही है। फिसलन की दिक्कत है, ब्लैक आइसिंग हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी समस्या आ रही है। प्रशासन जो है फिलहाल एडवाइज़री ही जारी कर रहा है, लोगों से बाहर ना निकलने की एडवाइज़रीज़ हो गई। पर्यटकों से एहतियात बरतने की एडवाइज़री जो है प्रशासन की तरफ से जारी की गई है और प्रशासन का ये कहना है कि आज शाम तक तमाम जो सड़कें हैं वो बहाल कर दी जाएगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से, पिछले कल और आज मौसम जो है वो काफ़ी साफ है। आज भी जो है खिली धूप के साथ प्रदेश में दिन की शुरुआत हुई है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक तमाम सड़कें बहाल कर दी जाएगी और जो पेयजल और बिजली की आपूर्ति ठप है उसको भी आज शाम तक बहाल करने ये भी की जानना चाहेंगे प्रियंका कि प्रशासन की तरफ से ऐसी कोशिश स्थिति की में, जा क्योंकि इस तरह की बर्फबारी अक्सर देखने को मिलती है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपने दैनिक जो दिनचर्या होती है उसके लिए, भोजन पानी के लिए किसी तरह की दिक्कतों का तो सामना नहीं करना पड़ता है? चला हिमाचल के जो ज्यादातर ऊपरी इलाके, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर अक्सर जो है विंटर्स में बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो लोग जो है पहले ही अपना जो खाने पीने की चीजें हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं है कि बर्फबारी हो रही है, लगातार होती है। विंटर्स में बर्फबारी होती है, इतनी ज्यादा होती है कि लोगों का घर से बाहर निकलना तक जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो लोग पहले ही अपना सामान जो है वो स्टोर कर लेते हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए। हालांकि फ्रेश फ्रूट सब्जी वगैरह में दिक्कत आ सकती है, बट बाकी की जो चीजें हैं लोग स्टोर कर लेते हैं, यहाँ तक कि पानी भी। हालांकि अभी जो बर्फबारी है उसके बाद जो है, जैसे कि पेयजल की समस्या, मैंने आपसे पहले भी कही कि पेयजल की समस्या है, लोग जो है बर्फ को पिघलाकर पानी जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि दे आर यूज टू ऑफ इट। उनको आदत है कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो किस तरह से उनको अपना जीवन यापन करना है। तो क्या इस मौसम में भी पर्यटक जो है बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं शैला, तस्वीरें आपके पीछे ही है, बिल्कुल उठा रहे हैं, बहुत उठा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्नोफॉल है नहीं। हालांकि 2 दिन पहले 10,000 के करीब जो पर्यटक था वो सोलंग नाला में फंसा था, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। बावजूद इसके पर्यटकों की आवत में कोई कमी नहीं है। नए साल के जश्न के लिए जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख जो है बड़ी तादाद में कर रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनका ये कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तक टूट सकते हैं लोगों के हिमाचल प्रदेश में आने के, क्योंकि पर्यटकों को इस बार जो है नए साल में बर्फ होने की उम्मीद जगी है। जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से भी 1 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। तो जो पर्यटक है वो नए साल में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख जो है वो बड़ी मात्रा में कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिमाचल में जो है सड़कें बहाल है या नहीं, उनको बस हिमाचल पहुंचना है किसी भी तरह से। प्रियंका, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज का मौसम हम जाने तो आज किस प्रकार का मौसम है, क्योंकि आपके पीछे मैं देख रही हूँ थोड़ा धुंध नजर आ रही है लेकिन थोड़ा मौसम खुला हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल शैला, आज मैंने पहले भी कहा कि आज जो हिमाचल प्रदेश में हल्की धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है, काफी सुहावना मौसम है और 2-3 दिन के लिए हालांकि शीतलहर जो है वो चल रही है पूरे प्रदेश भर में। शिमला सिटी में भी काफी ठंड है सुबह और शाम के समय खास तौर पर, लेकिन दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है और अभी फिलहाल 2 दिन तक कोई भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जरूर जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से दिया गया है। शैला, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और राजधानी दिल्ली में भीषण शीतलहर जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बीच बेघर लोगों के लिए जगह जगह रैन बसेरा बनाए गए हैं। सर्दी में लोगों को रैन बसेरे से बड़ी राहत मिल रही है। रैन बसेरों ठंड से बचने के लिए व्यवस्था की गई है। लोधी रोड, सराय काले खां, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद में इस तरह के आश्रय गृह बनाए गए हैं जहां लोग शरण ले रहे हैं। ठंड के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में भीषण शीतलहर जारी है। रैन बसेरा लोग, बेघर जो लोग हैं उनके लिए आसरा बने हैं। सराय काले खां, पुरानी दिल्ली, लोधी रोड, जामा मस्जिद, तमाम जगहों पर आश्रय गृह बनाए गए हैं। तमाम एनजीओज हैं वो भी अपने अपने आश्रय गृह चला रहे हैं ताकि लोगों को इस भीषण ठंड से राहत दिलाई जा सके। दिल्ली सरकार के द्वारा भी और तमाम जो स्वयंसेवी लोग हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, वो भी आश्रय गृह चला रहे हैं और ये तमाम रैन बसेरे जो हैं बेघरों के लिए कहीं ना कहीं एक आसरा बनके, एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। मौसम शिमला से भी खतरनाक हो रहा है। पहले हमारा मूड शिमला जाने का ही था, बट यहाँ की ठंड देख के हमने सोचा कि पहले दिल्ली घूम लेते हैं। वहाँ की और यहाँ की सर्दी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा हमको। दिल्ली का सर मौसम आज बहुत ठंड है
टेम्परेचर लगभग 17 से 18 डिग्री पर है और बिल्कुल शिमला बना हुआ है दिल्ली आज के दिन। तो ठंड तो बहुत है इस समय। हाँ, अभी कल परसों से वही है। और दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच नए साल में सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। नोएडा के एडीसीपी मनीष मिश्रा ने बताया है कि नोएडा में आगामी नववर्ष 2025 को देखते हुए प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे नोएडा को 9 सेक्टरों में बांट दिया गया है, जिनमें पुलिस को सादे के साथ साथ वर्दी में भी तैनात किया गया है। उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पूरे प्रबंध हैं। नव वर्ष है 2025, उसके दृष्टिगत प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पूरे नोएडा जोन को 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, सब सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण मॉल हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो हमारे चौराहे हैं, पब है, बार है, महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थान है, उन सब जगहों पर हमारी जो सादे में साथ ही साथ वर्दी में महत्वपूर्ण और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें कि पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है और इसके कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान तक बंद रहेंगे। बंद के कारण 107 ट्रेनों को रद्द किया गया है और बस सेवा भी प्रभावित है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हुआ ये चक्का जाम आज शाम 4 बजे तक रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। PRTC पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर अपनी बसें चलाता है जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे ने लिया था। सभी फसलों पर MSP गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बंद के मद्देनजर पंजाब के तमाम हिस्सों से किसान खनौरी सीमा पर जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
और आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या फिर उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C-60 के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। यह मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चेजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के स्पेसएक्स मिशन को लेकर न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्सुकता देखने को मिल रही है। इस मिशन की सफलता भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के नए आयामों की ओर ले जाएगी। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को और ज्यादा मजबूत करेगा और भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। तो इसरो की इस नई पहल ने एक बार फिर से भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दिलाने का एक बड़ा वादा किया है। तो इसरो का स्पेसएक्स मिशन आज होगा लॉन्च। संवाददाता रितेश रंजन हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात रितेश, कहीं ना कहीं इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है, एक नया कीर्तिमान और स्थापित करने जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 2024 का जो अंतिम क्षण हम काउंट कर रहे हैं, साल के शुरुआत में 1 जनवरी को ही इसरो ने अपना एक लॉन्च किया था। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे उस लॉन्च को कवर करने का मौका मिला था और 30 तारीख को साल का जो आखिरी लॉन्च है उसे भी कवर करने का मौका मिल रहा है। और मैं एक चीज बता दूं कि पिछले जो लॉन्च हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इसरो जो है स्पेस साइंस और स्पेस रिसर्च में नया कीर्तिमान और नया इतिहास रहा और दिन ब दिन आगे नई नई खोज करता जा रहा है। जैसे आज का जो मिशन है जो आज लॉन्च किया जाएगा, ये जैसा कि आपने बताया कि US, रसिया और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश होगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में लाएगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने जो गगनयान जो अपना महत्वाकांक्षी स्पेस सेंटर बनाने का है, उसमें ये एक पहली कड़ी है, समझिए एक पहला कदम है। अगर स्पेस डेक्स वहां पे स्पेस में हम लोग उसको कनेक्ट करने में सफल हो जाते हैं, जो कि बहुत सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज यही है हमारे लिए कि और इसरो के लिए कि अगर वहां इन दोनों जो सैटेलाइट्स हैं कैसे इनकी वेलोसिटी को 0 करके इनको कनेक्ट किया जा सके अंतरिक्ष में। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज होगी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर और फ्यूल ट्रांसफर। हालांकि ये बहुत छोटे विमान हैं, इनमें उतनी ईंधन नहीं होगी जैसा कि इसरो चीफ सोमनाथ जी का कहना है, लेकिन ये एक प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा है। और ये कल रात से ही इसकी सारी चेकिंग कर ली गई है, जो इसरो के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, फ्यूलिंग वगैरह इन सारी चीजों की काउंटडाउन के लिए सारी चेकिंग कल ही की गई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2038 में जो हमने लक्ष्य रखा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो अपना खुद का स्टेशन होना चाहिए, उसके लिए ये एक बहुत उम्दा और बेहतरीन प्रयास है। इसके बाद ही हमें आगे देखने को मिलेगा कि हम कैसे आगे काम करते हैं। 2028 में हमें इसका पहला चरण लॉन्च करना है अपने अंतरिक्ष संस्थान का। तो आगे देखते हैं कि क्या और
इसरो अपने पिटारे में छिपा के रखा हुआ है। रितेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्पेसएक्स है ये किस प्रकार से भारतीय स्पेस साइंस जो तकनीक है उसकी तरक्की का वाहक बनेगा, और साथ ही साथ ये जो डॉकिंग टेक्निक होती है ये क्या होती है? देखिए, डॉकिंग टेक्निक जिसको मैकेनिकली कहा जाए कि एक अंतरिक्ष में जो है डॉकिंग टेक्निक तो एक दूसरे को कनेक्ट करना हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कनेक्ट करना हम पृथ्वी पर, भूतल पर या वायु में नहीं, ये अंतरिक्ष में हो। और अंतरिक्ष में दो मशीनों को जो अलग अलग दूर पे चलते रहेंगे वहां पे उनको कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है। और हमें इसी बात को लेकर के मैं खुद ही नहीं, पूरे इसरो के साइंटिस्ट और दुनिया भर के लोग इस चीज को देखने के लिए लगे हुए कि कैसे इस भारत जो है अपने आप को इस क्षेत्र में स्थापित करता है। बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी जो है गौरतलब है कि तमाम लोग देश और दुनिया के जो जिनकी निगाहें लगी हुई हैं इसको लाइव देखने के लिए एक उत्सुकता है, कहीं ना कहीं इसरो की ओर से नए साल का तोहफा कह सकते हैं इसे। जी हाँ, नया साल का मैंने आपको पहली शुरुआत में बताया कि साल के शुरुआत में 1 जनवरी को ही इसरो ने लॉन्च किया था, जिस लॉन्च को कवर करने का मौका मुझे मिला था। और साल का जो आखिरी लॉन्च है, और ये आखिरी लॉन्च जो साल का है, ये आने वाले दिनों में जो हम लोग अंतरिक्ष सेंटर, भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्पेस सेंटर जो वहां अंतरिक्ष में डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए पहला कदम है, तो एक नींव कह सकते हैं। और ये जब स्पेस में जाकर के हमने सफल प्रयोग कर लिया स्पेस डॉकिंग का, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है कि एक ही पीएसएलवी में 2 सैटेलाइट को एक साथ भेजा जा रहा है, अलग अलग वेलोसिटी में रखा जाए, ये सबसे बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाने को है तैयार। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। उम्मीद ये है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, जिससे वृद्धि दर को मजबूती मिलती है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्री व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री कतर दौरे पर वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। और इस यात्रा से दोनों देश राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा पर काम कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। वे गुजरात के असरा में श्री धरमपुर तीर्थ में श्रीमद राजचंद्र आश्रम के वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान गृह मंत्री राज्यसभा गृह में महामस्तकाभिषेक समारोह में भी भाग लेंगे। और अब अगली खबर, चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम चेन्नई पहुंच गई है। टीम अन्ना विश्वविद्यालय में जांच करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रवीण दीक्षित रविवार रात चेन्नई पहुंचे थे। कमेटी तथ्यों का पता लगाने के लिए अधिकारियों, पीड़िता, उसके परिवार और गैर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने आयोग की सदस्य ममता कुमारी, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रवीण दीक्षित और महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी की सदस्यता वाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की, जो मामले की जांच करेगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न के मामले की जांच करने के लिए चेन्नई पहुंची एनसीडब्ल्यू की ये टीम। और संभल हिंसा को लेकर लगातार सियासत जारी है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जिले में जाएगा। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यूपी माता प्रसाद पांडे सहित 11 सदस्यीय सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल रहेंगे।
24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचेगा। और संभल जिले में एएसआई के निर्देशानुसार खुदाई और मिट्टी हटाने का काम लगातार चल रहा है। खुदाई के दौरान मिली बावड़ी की दीवार पर मकान का निर्माण हुआ है। खुदाई के दौरान कई पुराने अवशेष भी मिले हैं। कल 9वें दिन खुदाई जारी रही। चंदौसी नगर में रहने वाले कौशल किशोर ने बताया कि इस बावड़ी का असली हकदार राजा चंद्र विजय सिंह ने उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा है। इस संबंध में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि बावड़ी की खुदाई हमारे मजदूर लगातार कर रहे हैं और वहां पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नहीं रहने दिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। लगातार जो हमारे श्रमिक हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं और उसके चारों ओर जो अतिक्रमण है उनको भी हमने कहा है कि अपना अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि तालाब पर बावड़ी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जो अतिक्रमण है वो 100% दूर होगा। आदरणीय राजा साहब ने तो मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जो यहाँ की उनकी संपत्ति है, डीएम साहब के लिए पत्र भी लिखा है, आज हम देने जा रहे हैं। आज की तारीख की पत्र है। उनकी ओर से हम लोग उनकी जो संपत्ति भूमाफियाओं ने दबा रखी है तो वो हम प्रशासन के संज्ञान में लाकर उनकी संपत्तियों को उजागर करेंगे और भूमाफियाओं से मुक्त करेंगे। और हैदराबाद में संध्या थिएटर में भगदड़ वाले मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। सरकारी अभियोजक ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके कारण अदालत ने अगली सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले वकीलों के अनुरोध पर अदालत ने अभिनेता को वर्चुअली उपस्थित होने की अनुमति दी थी। वकीलों ने कानून व्यवस्था बाधित होने का हवाला देते हुए वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति मांगी थी। नामपल्ली अदालत की ओर से अल्लू अर्जुन पर लगाई गई 14 दिन की रिमांड शुक्रवार को खत्म हो गई थी। और आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध प्रवासियों के सत्यापन के लिए दक्षिण पश्चिम जिले में एक अभियान चलाया गया। घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच की गई और उनके दस्तावेज जमा किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। बांग्लादेश से 8 अवैध प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। ये कार्रवाई कई टीमों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सत्यापित करने और संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध क्षेत्रों का दौरा करने के बाद की गई। और बात करें महाकुंभ की तो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों के लिए महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। ये 45 दिवसीय उत्सव 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रयों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है, जिसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डीलक्स आवास शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ डीलक्स टेंट और विला प्रदान करते हैं। वहीं 92 सड़कों का नवीनीकरण और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण पूरा होने के करीब है और इसके अलावा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कुल 800 बहुभाषा संकेत लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक कर्मी वहां मौजूद रहेंगे। वहीं प्रमुख स्थानों पर 340 से अधिक विशेषज्ञों के साथ AI की मदद से भीड़ की निगरानी और हवाई निगरानी के लिए हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है।
जबकि पहली बार 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन संगम क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रदान करेंगे। 56 साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी। सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा और आपदा तत्परता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन तैनात किए गए हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं तक की स्थिति से निपटने में सक्षम है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा और नैदानिक सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ भीष्म ट्यूब की भी तैनाती की जा रही है, जिसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज करने की क्षमता है। महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी सीवेज उपचार संयंत्र यानी कि एसटीपी स्थापित किए जा रहे हैं। तो दिव्य, भव्य और डिजिटल होने जा रहा है ये महाकुंभ। और अब आज के दिन की बात करते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन यानी कि 30 दिसंबर पहली बार 1943 में पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था और इसी दिन इस द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया गया था। मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन शब्दों ने आज ही के दिन मूर्त रूप लिया था। 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था और ये द्वीप ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शाही सेना ने 23 मार्च 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियाटिक नेशंस की सभा में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद नेताजी ने 29 से 31 दिसंबर 1943 को अंडमान द्वीप समूह का दौरा किया। उनके आगमन पर द्वीपवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया और इस द्वीप समूह को औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया। नेताजी ने यहाँ जो तिरंगा फहराया था वो कांग्रेस द्वारा अपनाया गया तिरंगा ही था, जिसके बीच की सफेद पट्टी पर चरखा बना था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति के बाद ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। नेताजी द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 में पोर्ट ब्लेयर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दिन के याद को संरक्षित करने के लिए यहां फ्लैग पॉइंट पर 150 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। नेताजी के सम्मान में इसी दिन अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। नेताजी द्वारा पहली बार ध्वजारोहण की याद में अब फ्लैग पॉइंट पर हर साल एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साल 2024 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काफी अहम रहा है, जहां इस साल 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया गया, तो वहीं यू-विन पोर्टल को सार्वभौमिक टीकाकरण से जोड़ा गया और अब नौनिहालों के साथ साथ माताओं के टीके का भी हिसाब रखेगा ये यू-विन पोर्टल। जन स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी टीबी के खिलाफ 100 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत हुई और देश भर में बढ़ेंगी अब मेडिकल की 75,000 सीटें। तो क्या है इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र में खास, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। साल 2024 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से कई मायनों में खास रहा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना के तहत
70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 25 लाख से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण हो गया है। इस साल यूविन पोर्टल को सार्वभौमिक टीकाकरण से जोड़ा गया और अब नौनिहालों के साथ साथ माताओं के टीके का हिसाब भी रखेगा यूविन पोर्टल। और ऐप कितने दिनों के अंतराल में कौन सा टीका लगेगा, ये सभी जानकारियां यूविन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। साथ ही आपके मोबाइल पर भी इसका SMS के जरिए अपडेट और अलर्ट आता रहेगा। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए और नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश ना जाना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने वाली ड्रोन प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 11 एम्स में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत की। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी शुरुआत हुई। देश में स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में एक केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया। चिकित्सा उपकरणों के लिए गुजरात, तेलंगाना, असम और पंजाब में एंटी वायरल दवा खोज और विकास के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्रों की आधारशिला रखी गई। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नेफीथ्रोमाइसिन का निर्माण कर इतिहास रच दिया। ये उल्लेखनीय उपलब्धि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। ये अपनी श्रेणी का पहला नया एंटीबायोटिक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के शोधकर्ताओं ने कार टी सेल थेरेपी विकसित किया है जो ल्यूकेमिया, नॉन हॉस्किन लिम्फोमा नामक रक्त कैंसर पर प्रभावी है। FSSAI ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपए प्रतिवर्ष का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया गया। FSSAI ने बोतल बंद पानी को अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में किया शामिल। ये कदम उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़कर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला दी है। 2023-24 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 200 लाख करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ और आज यूपीआई की पहुंच फ्रांस, UAE, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई है। जापान, मॉरिशस और सऊदी अरब जैसे देशों ने भुगतान प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है। आज यानी कि 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च भारत की भीम यूपीआई अब वैश्विक हो चुकी है और इसका उद्देश्य बैंकों के माध्यम से सीधा ई-भुगतान सुविधा प्रदान करना और कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करना है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की चमक अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। साल 2016 में जब भारत में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भीम यूपीआई की शुरुआत की गई तो किसी को भी अंदाज नहीं था कि देश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया कैसे बदलने जा रही है। ये सरकार की एजेंसी NPCI के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे फिनटेक कंपनियों ने भी इस्तेमाल किया, आम जनता ने भी और बैंकिंग व्यवस्था ने भी। खास बात यह रही कि भारत से पहले किसी भी देश में सरकार की ओर से इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया था। डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम ए मास मूवमेंट एंड अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया ड्यू टू यूपीआई। यूपीआई के जरिए साल 2017-18 में 92 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर के 13,116 करोड़ पर पहुंच गए, यानी 126% ज्यादा।
इस साल 15 दिसंबर तक यह आंकड़ा 12,597 करोड़ को पार कर चुका है। साल 2017-18 में यूपीआई के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। साल 2023 तक ये बढ़कर के 200 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी 138% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यूपीआई भुगतान का मूल्य 179 लाख करोड़ पहुंच चुका है। साल 2023-24 में कुल डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 70% रही। दिसंबर 2024 तक देश में 45 करोड़ 32 लाख लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और मॉरिशस में भी पूरी तरह से सक्रिय और लाइव है। सीमा पार भुगतान के लिए भारत के यूपीआई को सिंगापुर के पेनाव से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पेरू दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बनने जा रहा है, जहां संपूर्ण त्वरित भुगतान प्रणाली को यूपीआई तकनीक पर आधारित बनाने की योजना है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की दुनिया से। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी भावना नैयर। भावना, क्या कुछ है आज अखबारों के पिटारे से आपके पास? गुड मॉर्निंग शैला। अगर अलग अलग अखबारों की आज बात करें जो राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं, तो विभिन्न ऐसी कुछ प्रमुख खबरें हैं जो आज अखबारों में जिनको आज जगह दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख खबर है महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। जी हाँ, 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है प्रयागराज में महाकुंभ, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 117वीं एपिसोड में मन की बात के कार्यक्रम में महाकुंभ की बात की है, जहां उन्होंने कहा है कि महाकुंभ एकता का संदेश लेकर आएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक यहां दिखेगी और अपने आप में ये दिव्य, भव्य और अलौकिक होने वाला है। साथ ही साथ हिंदुस्तान अखबार ने एक और प्रमुख खबर जो महाकुंभ से जुड़ी हुई दी है, वो है निरंजनी अखाड़े में डॉक्टर इंजीनियर भी होंगे, नागा साधु। जी हाँ, सिर्फ नागा साधु ही नहीं है, ये डॉक्टर इंजीनियर भी हैं और साथ ही साथ फिर जीते हैं सामान्य जीवन। महाकुंभ में नागा के रूप में रहते हैं और कई नागा यहाँ बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में लेक्चर भी देते हैं। तो ये भी एक प्रमुखता से खबर हिंदुस्तान अखबार में आज प्रकाशित की गई है। अगली खबर की बात करते हैं तो स्पेडेक्स से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज इसरो एक नया कीर्तिमान
यान स्थापित करने जा रहा है। स्पेसएक्स के जरिए अब अंतरिक्ष स्टेशन में रहा हो जाएगी आसान। 2 अंतरिक्ष जो यान है वो आज लॉन्च करने वाला है इसरो। साथ ही साथ 9:58 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने वाला है। 220 किलोग्राम के ये 2 छोटे अंतरिक्ष यान हैं। 476 किलोग्राम के ऊपर की निचली पृथ्वी कक्षा में ये स्थापित होने जा रहे हैं और साथ ही साथ 66 दिन में घूमने का समय चक्र होगा। चंद्रयान 4 में भी इस 2 यानों से मिलने वाली है मदद। तो साल का अंत है और साल के अंत में भी इसरो आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है श्रीहरिकोटा से। तो अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है, जहां ट्रंप ने H1 वीज़ा का समर्थन किया है। पहले ट्रंप इसकी आलोचना कर रहे थे, अब वो मस्क के समर्थन में आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि HB1 वीज़ा को लेकर जिस तरीके की बहस जारी थी, मैं उन खबरों का खंडन करता हूं और मैं HB1 वीज़ा के समर्थन में हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुझे हमेशा से ये वीज़ा पसंद रहा है और मैं हमेशा से इस वीज़ा के पक्ष में रहा हूँ। ये एक शानदार कार्यक्रम है। आपको बता दें कि H1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसाय में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति मिलती है। और मस्क ने भी कहा है कि मैं भी आज इसी वजह से, इसी H1B वीज़ा की वजह से ही यहाँ अमेरिका में हूँ और अनेक कार्यक्रम इसी की वजह से कर रहा हूँ। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जनसत्ता में प्रकाशित की गई है और अनेकों अखबारों में ये खबर आज प्रकाशित की गई है, जहां ये कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में प्रवासी भारतीय मतदाताओं की इस समय भागीदारी 2024 के जो चुनाव हुए उसमें कम रही है, जिसमें सबसे कम गुजरात में 885 प्रवासी मतदाताओं में से केवल 2 ने मतदान किया। आपको बता दें कि 1.2 लाख लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन अगर इस साल की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो बहुत कम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में करीब 1 लाख से ज्यादा प्रवासी थे, जिसमें से 89,839 प्रवासी भारतीयों ने ही पंजीकरण कराया है और बहुत ही कम प्रवासियों ने इस लोकसभा चुनाव 2024 में हिस्सा लिया है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है। निजी बैंकों में नौकरी बदलने की रफ्तार बढ़ी है, साथ ही साथ कामकाज पर इसका असर का अंदेशा है। आरबीआई ने कहा है कि चुनिंदा निजी क्षेत्र में बैंकों और लघु वित्त बैंकों का जोखिम बढ़ा है और शीर्ष बैंक ने नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने की रणनीति का जरूरत भी बताया है। चलते चलते आखिरी खबर की बात करेंगे। आखिरी खबर अच्छी खबर आ रही है। कोटा से जुड़ी खबर है, जहां आत्महत्याओं के मामलों में 50% की कमी आई है। आत्महत्या के मामलों को रोकने के प्रयासों के परिणाम आंकड़ों में भी दिख रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में भी ये जारी रहेगा। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये कहा गया है, कोटा में 2024 में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के 17 मामले आए थे और 2023 में ये 26 मामले दर्ज किए गए थे। तो 26 से अब 17 मामलों में कमी जो है वो देखने को मिली है और इसकी प्रमुख भूमिका कोचिंग सेंटर्स और जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है, तो अब वो दिखने लगा है धरातल पर भी। तो शैला, आज ये प्रमुख अखबारों की कुछ मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें आज विभिन्न अखबारों में जगह दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, इतने कम समय में इतने सारे समाचार पत्रों की तमाम ऐसी सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जो उनके लिए बहुत खास भी हो सकती हैं और बहुत जानकारी देने वाली भी हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राष्ट्रपति बाइडेन ने कार्टर के निधन पर जताया दुख। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने कल हुए विमान हादसे के बाद देश की पूरी एयरलाइन संचालन प्रणाली के आपातकालीन सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया। नए साल के पहले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप को लेकर बच्चे जमा हुए और उन्होंने बॉल ड्रॉप को लेकर कल अभ्यास किया। और अब बात कारोबार की। नवंबर के दौरान भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 64.4% बढ़कर 64.37 करोड़ डॉलर रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी त्रिपुरा के चारीलाम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 26.5% बढ़ी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस साल 29 दिसंबर तक देश भर में 19 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की गई। और अब खबरें खेल की दुनिया से।
भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया। लक्ष्य ने फ्रांस के एलेक्स लेनिये को मात दी। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा है। भारत ने दूसरी पारी में अब तक 3 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। अफ्रीकी टीम ने सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेट से दी मात। और आइए खबरें देखते हैं सिने वर्ल्ड से। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह दूसरे सीजन के साथ नए साल पर वापसी को है तैयार। मुफासा द लायन किंग भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। 10 दिनों में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण ठंड और बढ़ने के आसार हैं। और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में बर्फ से ढकी चोटियों के लुभावन दृश्यों के साथ। तो आप उठाइए इन दृश्यों का लुत्फ और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।